खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफीन भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी और नाज़रीन इंतहाई अहम मेहमान हमारे साथ आज मौजूद होंगे। जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात। में कुछ खबरें बता लूँ और फिर फ़ौरन उनकी तरफ जाते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि जल्द हालात बदलने वाले हैं। उधर जो शहबाज शरीफ साहब इंदिया दे रहे हैं कि मेरी गल हो गई है। आज चौधरी साहब से पूछेंगे गल हो गई है और कितना हो गई है अगर हो गई है तो। इसके अलावा हुकूमती वज़रा को अपोजिशन रहनुमा जेल में जाते क्यों दिखाई दे रहे हैं। और चौधरी साहब का भी ये कहना था, इनके हवाले से वो नैब में भी गए हैं जी, मुमकिन इन्होंने अपनी राय दी हुई, इनसे पूछते हैं। और फिर अमरीकी सदर का फौजी इनखला के बारे में इसको गैर मामूली कामयाबी कहना दुरुस्त है या नहीं। चौधरी साहब वेलकम टू दी शो। हुजूर मैं जो वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मुझे ये बताएं, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आपके हवाले से ये नैब में भी गए हैं जी कि चौधरी साहब ने कहा है कि ये तो जेल में, ये आपका अंदाज़ा था या क्या था। इसके अलावा ये मरीम साहबा जो कह रही हैं कि हालात बदल रहे हैं, अगर बदल रहे हैं तो कैसे बदल रहे हैं। मैं ये आपको पहले शॉर्ट सुनवा दूं मरीम साहबा का, फिर आपका टेक लेता हूँ। सुनाएं जी चौधरी साहब को। आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं है, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे। जी चौधरी साहब क्या बदला है और क्या बदल रहा है, मोहतरमा फरमा रही हैं चौधरी साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि ये मरियम नवाज तो पिछले साल कह रही थी कि दिसंबर के बाद हुकूमत ही नहीं होगी और हम लोग हुकूमत में आ जाएंगे और ये नज़र नहीं आएंगे या वो नहीं होंगे। सो मेरा नहीं ख्याल उनके बयान को हमें कोई इतनी अहमियत देनी चाहिए। सच्ची बात यही है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अगर आज अभी जेल से बाहर हैं तो उसकी वाहिद वजह यह है कि इनके केसेस जो हैं वो डे टू डे नहीं चल रहे। आज भी आप देखें, इन्होंने 10वीं एडजर्नमेंट ली अदालत से और कहा, वकील साहब ने कहा कि मेरे कमर में दर्द है। और ये इसके बाद जो है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एडजर्नमेंट पे चल रहे हैं, ये एडजर्नमेंट पे चल रही हैं। और हमारे वो दोस्त जो कहते हैं अदालत में साबित करें, उन्होंने कभी इनको एक लफ्ज़ ये नहीं कहा कि भाई अदालत जाओगे तो साबित करोगे ना। इनकी तमाम पॉलिसी, जो जरदारी साहब की भी पॉलिसी है और इनकी भी यही है कि वक्त टपाओ, और उसमें ये हमारे अदालती निज़ाम में अनफॉर्चुनेटली एक सुकम है कि एडजर्नमेंट्स आसानी से मिलती हैं। असूलन ये केसेस डे टू डे चलने चाहिए और उसमें जो एविडेंस है उसका फैसला होना चाहिए कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। सो मेरा नहीं ख्याल इनका सिर्फ इस वक्त जो मकसद यही है कि केसेस को लंबा करें, क्योंकि जो ही केसेस मेरिट पे फैसले हो जाएंगे तो ये सारे दोबारा जेलों में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। अच्छा चौधरी साहब, मरियम नवाज साहबा ये फरमाती है जब नून लीग समझेगी नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए तो वापस आ जाएंगे, हुकूमत के इंतकाम के आगे पेश नहीं होंगे। एक तरफ हमारी अदलिया उन्हें बुला रही है, हमारे अदारे नैब बुला रहे हैं, FIA बुला रहे हैं। क्या एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहने को आइन और कानून की पासदारी नहीं करनी चाहिए? ये क्या मरियम नवाज का बयानिया ठीक है कि जब उनकी मर्जी होगी, जबकि अदालतों से इश्तिहारी हैं, नैब में इश्तिहारी हैं, तो क्या उनका ये तर्ज सियासत मुनासिब है? देखिए जी, उनका तर्ज सियासत जो है वो तो उनका तर्ज सियासत, उनकी तो जो तारीख है उसके ऐन मुताबिक है। मुझे आप बता दें, आपसे ज़्यादा तो नून लीग को करीब से किसी ने जो है वो नहीं रिपोर्ट किया। मुझे आप बता दें कि 1986 में, जब 87 में जब ये जुनेजो साहब के पीठ में खंजर घोंप के जब से नवाज शरीफ साहब आए, और उससे पहले जिलानी साहब और ज़िया-उल-हक ने जब आइन तोड़ा, भुट्टो साहब को फांसी दी, उस वक्त से अब तक लेके इन्होंने कब कोई कानून पे अमल किया है कि हम कहें कि नहीं अब वो अच्छे हो जाएंगे और ये फैमिली सारी कानून पे अमल दरामद कर देगी। इसकी तो सारी जो फैमिली का और इनकी जो पॉलिटिक्स का बुनियाद है वही आइन शिकनी और कानून शिकनी के ऊपर है और वही कंटिन्यू करेगी। तो अभी भी जो मरियम नवाज की या जो नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है और ये बाकी लोग जो वहाँ पे पीछे हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं, ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है? मतलब ये सवाए इसके कि इनको हमेशा 3 इनके इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन में ये आपने, काजी साहब ने, ताहिर ने, आप सारे लोग जो हैं वो, मतलब आप बड़े प्रोफेशनल आप लोगों ने, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ज़्यादातर जो नए एंकर्स होते हैं हमको तो फ्रेंकली हिस्ट्री का इतना पता नहीं होता, लेकिन आपका ये एडवांटेज है कि आप लोगों ने तो ये सारी चीज़ें कवर की हुई है ना। 88 ऑनवर्ड तो आप लोगों ने सारे मामला खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं। अब आपके सामने एक मुझे इलेक्शन बता दें जिसमें ये जीते और वो इलेक्शन जो है वो मिला के ना हुआ। एक मुझे कोई इनका काम बता दें जिन्होंने, जब ये कभी मेरिट के ऊपर
या जिसको आप कहें कि लोग इनको लेके आए हों, तो जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक चल रहे हैं। सब मियां साहब की तो प्रॉब्लम ये है कि ये ज़ियाउल हक का रेफरेंडम भी मेरिट पे नहीं जीत सके थे, वो बदकिस्मती है, 3% वोट हुए थे, ये तो इनके लिए बैड। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, फवाद चौधरी साहब क्या समझते हैं इंदा जब इलेक्शन होंगे 2023 में या पहले कराते हैं, ये तो आपकी हुकूमत है, किन दो जमातों का मुकाबला होगा? देखिए हर सूबे में जो है और हर रीजन में मुख्तलिफ जमात से मुकाबला होगा। इस वक्त देखें, एक वक्त में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हैसियत थी ना, जब हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, इस वक्त वो हैसियत सिर्फ इमरान खान की। और जो इमरान खान है उनका ये एक कद है, और PTI का ये एक इस वक्त पूरे मुल्क में एक है कि वो कराची में भी इमरान खान के नाम पे वोट मिलता है, पेशावर में भी मिलता है, कोयटा में भी मिलता है, गिलगित में भी मिलता है, लाहौर में भी मिलता है। इसके अलावा कोई और ऐसी सियासी जमात है ही नहीं कि जिसका ये कद हो, लीडर का वो कद हो कि जो चारों सूबों को और वफाक को इकट्ठा कर सके। लिहाजा सेंट्रल पंजाब में हमारा मुकाबला नून लीग से होगा, इंटीरियर सिंध में मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा, जनूबी ये जो हमारा KP है इसमें मुकाबला फजलुर रहमान साहब से होगा, सेंटर में मुकाबला ANP से होगा, और इसी तरीके से आगे देखते हैं BAP का क्या वो। अच्छा चौधरी साहब, आपने एक शुरू में कमेंट किया था कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तासर ये इस मुल्क में सियासी वाले से कि बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं उनके चीफ जो है उनका एक टाइम है रिटायरमेंट का, उसमें 5-6 इदारों के लोगों ने रिटायर होना अगले साल 2 सालों में, तो आप समझते हैं कि ये टाइम इसलिए बाय कर रहे हैं या क्यों, इसके पीछे क्या मंतक है, वाई देयर बाइंग टाइम, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं देखे ना, टाइम बाय नहीं करेंगे और मेरिट के ऊपर केसेस पे फैसला करेंगे तो ये सारे तो जेलों में होंगे, तो इनके पास और क्या ऑप्शन है। दूसरी बात, ये भी आपका इशारा बिल्कुल ठीक है कि ये वेट कर रहे हैं कि शायद ये आर्मी चीफ चले जाएंगे तो अगला आर्मी चीफ शायद हमारे साथ मिल जाए, वो नहीं होंगे तो फिर उससे अगले आर्मी चीफ, क्योंकि जिंदगी में कभी अपनी टांगों पे को खड़ा होगा तो पॉलिटिक्स करेगा ना। जब हमेशा बैसाखी दूसरों की लेनी है तो फिर सियासत के भी यही फार्मूला होगा और उसका भी यही फार्मूला होगा कि दूसरों की बैसाखियों पे खड़े होकर आगे चलना हो, तो फिर यही सोच होगी ना। ये तो डिफीटिस्ट जो पॉलिटिकल थ्योरी एक सोच है उसके इजहार होगा ना ये। अच्छा चौधरी साहब, एक बात और बड़ी दिलचस्प है, एक तो पहले सुनाता हूँ आपको कि आप पे क्या इल्ज़ाम रखा उन्होंने, फिर सवाल करता हूँ, सुनाएं फिर उन्होंने इंतकामी सियासत के हवाले से क्या बात की है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने PTI के हवाले से, फिर मैं सवाल करता हूँ। जी सुनाइएगा जल्दी से। मियां साहब और PMLN ये समझेगी कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे। इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है। मुझे चौधरी साहब एक बात बताएं, ये एक बड़ा अजीब सा इंतकाम है, ये जाते हैं तो नैब को पत्थर मारते हैं और केस नहीं होता, हम आपसे पूछते हैं ये मैं मारूंगा तो मुझ पर जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चलेगा। एक कॉन्विक्ट जो है लंदन में जो है वो घूम रहा है, ये कहाँ लेते हैं आप इंतकाम? आप तो इनको लगता है फेवर कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से चौधरी साहब। देखिए काजी साहब, अभी आपने जो ये क्लिप चलाया है, आप इसमें जरा क्राउड देखें कि मरियम बीबी की एडवाइस जो है वो कौन कर रही है। वो जो पीछे तीनों खवातीन खड़ी हैं और खुद मरियम बीबी, ये जिंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ी हुई। इनको पॉलिटिकल रियलिटीज के ऊपर इन लोगों को, किसी को ABC का नहीं पता कि इन लोगों की क्या पॉलिटिकल रियलिटी क्या है। कोई सीरियस आदमी उनकी एडवाइस में शामिल नहीं है। किसी को ऐसा बंदा, मतलब अभी उन्होंने कोई हजारों, मैं आपको शर्त लगाता हूँ, आप अपनी रिसर्च टीम को ये कहें कि आप मरियम नवाज के जो तमाम अब तक की तकरीरें हैं उनमें हमें एक कोई पॉलिसी लाइन के ऊपर हमें बताएं कि उन्होंने कभी ये बताया हो कि उनकी अफगानिस्तान के हवाले से क्या सोच है, उनकी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या सोच है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। किसी को नहीं पता, सिर्फ आई हैं, आएंगी, एक वही तकरीर जो अपना बचपन में सुनी हुई कि इमरान खान भी बुरा है, फलाना भी बुरा है, फलाना भी बुरा है, ये हमें जो है वो, और वही करके आगे चली जाएगी। सो ये लोग तो वो हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको मीडिया ने जो है वो थोड़ा एक समझिए कि एक उसके ऊपर वो खड़े हैं, क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा है, हर वक्त लतीफ़े या कार्टून तो नहीं दिखाए जा सकते, लिहाजा उन्होंने कहा इनको भी ऐड कर लो। तो ये भी साहब मेरे साथ रहिए, एक बड़ी क्विक ब्रेक है, एक क्विक ब्रेक बाद नाज़रीन वापस आते हैं और चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा था कि इनके केस डिले होते हैं, अर्जन ले लेते हैं। अभी जैसे आपने फरमाया
तो अगर बेहतर ये ना हो कि हुकूमत नैब अदालतें मजीद बना दे ताकि इनको भागने का रास्ता ना मिले, या फिर इन्हें कोई जस्टिस कयूम चाहिए इस वक्त, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि वो अदालतें तो हमारी भी जो है वो जो कोताही है वह हमारी कोताही तो नहीं है फ्रेंकली। हम तो पहले दिन से, आपको पता है वज़ीर आज़म साहब जब पंजाब गए थे तो 2018-19 में, उस वक्त उन्होंने ये एडवाइस की नैब को कि आप हर केस के ऊपर हाथ ना डालें, खुदा के लिए सिर्फ 10-12 जो केस हैं बड़े, आप उनको प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि लोग जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे बड़े लोगों के ऊपर। ये आप जो पटवारियों को, फलानों को, इनको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर नहीं जज होना। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और फिर मैंने भी बहुत इसके ऊपर एम्फेसिस किया है कि नैब अपनी जो खिलारा है वो इन्ना ना पा दे कि वो सारे जड़े वो अपना उहदे तो फायदा हो जाए। अभी अनफॉर्चुनेटली वो केसेस इतने ज़्यादा बन गए हैं, उसके बाद हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो बड़े स्लो हैं, जिसकी वजह से उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो इनको हुआ है। अब लोग समझते हैं कि देखें, असूलन तो नवाज शरीफ की सज़ा याफ्ता है, मरियम नवाज जो है उनको सज़ा हुई है, कैप्टन सफदर को सज़ा हुई है, लेकिन ये जेलों के बाहर है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देखें, अब मसलन जो हमारे यहाँ जो ख़वातीन के बारे में ये उनको जेल में रखना या उसके ऊपर आना जो है वो एक हमारी सोशल प्रॉब्लम है, वो उसकी वजह से हम उसको लीनियंसी दे देते हैं। अब असूलन जो है वो मरियम नवाज की जो बेल हुई है वो तो सिर्फ इसीलिए हुई है ना कि वो खातून है, अदरवाइज तो उनको जेल होना चाहिए। और जो केसेस हैं उनके, मैं कायद साहब आपसे कहता हूँ, आप पीएम हमारी भी बात ना सुने, आप नून लीग की भी बात ना सुने, आप सिंपल लोगों को, अपने जो लोग हैं उनको ये कहें कि जाके एविडेंस जो शहबाज शरीफ पे या मरियम नवाज पे उसको एनालाइज कर लें और वो लोगों को बताएं कि एविडेंस क्या है। मतलब शहबाज शरीफ साहब पहले क्या होता था, और ये भी चूंकि आप लोगों को फायदा है, आप लोग जरदारी साहब के ऊपर जब 88 में या सैफुर रहमान केस बनाता था, वो ऐसे बनाता था कि उसको पकड़ा किसी बंदे को, उसको मार कूट लिया, उसने बयान दे दिया कि जी वाकई मेरे था, तो बाद में वो बंदा मुकर जाता था, केस खत्म हो जाते थे। यहाँ पे ओरल एविडेंस तो है ही नहीं है, सारे की सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये बंदा है, इसके अकाउंट से पैसे इधर आए, इसके अकाउंट से पैसे शहबाज शरीफ को गए, और जो टीटी लगी है वो बंदे जिनके नाम से टीटियां लगी हैं वो जिंदगी में बेचारे जो हैं वो खाना काचा नहीं गए। वो सब दुरुस्त फरमाया, एविडेंस है और अदालत उसका फैसला करेगी। बजा आपने कहा, मेरा आपसे एक कमेंट भी है और एक सवाल भी है। मेरा कमेंट ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सबका कहना है कि पाकिस्तान में 3 साल में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। मेरा आपसे सिंपल सवाल है कि 3 साल में आप जिस हुकूमत के तर्जुमान हैं, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? ताहिर साहब, पहली बात तो ये है कि ये बात तो बिल्कुल ही मैं आपसे एग्री नहीं करता जो आपने कहा कि ये फैसला अदालतें करेंगी। आप सब लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, रात को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपका ये बड़ा सीरियस काम है। आप एविडेंस एनालाइज करें और अगर नहीं बनता है तो आप कहें ये बिल्कुल गलत केसेस हैं, और अगर बनते हैं तो आप लोगों को बताएं कि ये एविडेंस है उनके ऊपर जो अपना अभी तक पेश हुई है, और अदालतों के ऊपर भी जो है वो होना चाहिए कि अदालतों को भी उसके फैसले जो है वो, आज की मसलन जो एडजर्नमेंट हुई है 10वीं एडजर्नमेंट है, तो क्या टीवी पे एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि 10वीं एडजर्नमेंट क्यों हुई है? ये क्या बात हुई, हर दफा वकील आके कह दे कि मैं बीमार हूँ, और लॉजिकल बात कर रहे हैं आप, लॉजिकल है। पहली बात तो है। दूसरी बात ये है कि ये जो दूसरा एनालिसिस आपने कहा कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तो जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो रिमार्केबल है। 1100 अरब रुपया एग्रीकल्चर इकॉनमी में गया है, और उसकी भी दोबारा मैं कहता हूँ कि हमारी जो दावे हैं, मीडिया का काम ये होता है कि जब गवर्नमेंट कोई दावा करे और तो उसकी एविडेंस देखे कि वो क्या है। मसलन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1100 अरब रुपया एग्रीकल्चर इकॉनमी में गया है, अब उसका सबूत क्या है? सारे आप डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के, मुल्तान के ठेके चेक करें, पिछले 3 सालों में ज़रूरी ठेके किधर गए। उसके बाद आप चेक करें कि गंदम की कीमत जो 1200 रुपये थी वो 1800 रुपये हो गई है। आप चेक करें कि जो हमारा मोटरसाइकिल है वो दुगने वहाँ पे फरोख्त होना शुरू हो गए हैं। ट्रैक्टर की इस साल जो है वो दुगने से भी ज़्यादा जो है वो डिमांड बढ़ गई है। तो लिहाजा 60% हमारी आबादी जो ज़राअत से वाबस्ता है उसकी तो खुशहाली हुई है। प्रॉब्लम आती है एक्चुअली जो तनख्वाहदार हमारा तबका है, और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया के लोग हैं, अगरचे हमने 70 करोड़ रुपया अभी भी जारी किया है मीडिया को, वो अपने लोगों के पैसे बढ़ा ही नहीं रहे मालिकान, और मीडिया के लोगों को लग रहा है कि ऐसे डूब गए तो पूरा मुल्क डूब गया।
तो लिहाजा उनको यही तासुर मिल रहा है। बड़े ने साढ़े अलावा भी काफी ने नहीं सर नहीं अपना चौधरी साहब आप तो खुद उसके विक्टिम है, आप कह चुके हैं मेरी 2 लाख में गुजारा नहीं होता। आप तो यू आर आल्सो ऑन रिकॉर्ड, महंगाई तो हर बंदे को हिट कर रही है। नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन चलो ठेका बेहतर हो गया को गुजारा करना। अच्छा ये बताएं, एक और बड़ा एतराज़ आ रहा है, ये जो मीडिया के हवाले से आप बिल लेके आ रहे हैं, आज मरियम साहिबा ने भी कहा जी हम इसको, और बड़ी जो हमने सहाफ़त के जो शहीद हैं हम खड़े हो जाएंगे आपके रास्ते में। तो हुजूर ये क्या बिल है, इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? हमारा गला दबाना चाहते हैं या हमारी तनख्वाहें बढ़वाना चाहते हैं? असल मामला क्या है इसमें? देखें, पहली बात तो ये है कि मरियम बीबी ने हस्बे मामूल एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा और वही जो एमए के सामने खड़ा हुआ उसके मुताबिक जो है वो बात कर दी। देखिए ये बिल, पहली बात तो ये है कि इस वक्त 7 कवानीन हैं जो मीडिया को रेगुलेट करते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, पहले ये आखिरी कानून जो बना था वो 2002 में बना था। उस वक्त ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, ना ये यूट्यूब वगैरह इस तरह के थे। तो हमारे कवानीन जो पिछले हैं वो डिजिटल मीडिया को इसको कैटर ही नहीं करते। ये जो बिल हम ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो 7 एग्जिस्टेंट कवानीन हैं उनको हम ख़त्म करके एक कानून ला रहे हैं। अब इस वक्त ये है प्रॉब्लम कि देखें, प्रेस को प्रेस काउंसिल डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेमरा डील करता है और सोशल मीडिया को पीटीए डील करता है। बट प्रॉब्लम ये होती है गाय साहब कि सुबह हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है, उसके ऊपर ट्वीट होती है, वो फिर रात को टीवी पे चलती है और अगले दिन अखबार में आ जाती है। तो आप मुझे बताएं कौन सा महकमा उसको रेगुलेट करे? तो प्रॉब्लम यह है कि इसको कन्वर्ज हम कर रहे हैं और इसको हम इकट्ठा जो है वो ला रहे हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो आपका इदारे का नहीं है लेकिन बड़े इदारों का प्रॉब्लम है, और आप लोग तो के जेन्युइन सहाफ़ी हैं, लोग जो 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 एंकर्स हैं या जो रिपोर्टर्स हैं ना, उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो हमारे डीएसएनजी ड्राइवर्स हैं, जो हमारे एनएलईज हैं, जो हमारे जो छोटा स्टाफ है, टीवी मालिकान और टीवी के जो इदारे हैं, उनके पास कोई रेमेडी नहीं है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकें। अब ये देखिए, मेरा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन कमज़ोर तबकात के साथ खड़ा हूँ जो अमूमी तौर के ऊपर अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं उन लोगों को जो है वो राइट्स नहीं दे सकता। मैं इस कानून के 2 पहलू हैं, एक तो फेक न्यूज़ को हम और चेक करेंगे, दूसरा हम इन वर्कर्स को ये राइट देना चाहते हैं कि आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट करवा सकें अपने देश। इसके अलावा मैंने APNS को, CPNE को, बाकी लोगों को कहा है कि जो भी हमने आपको प्रपोजल्स भेज दी हैं, जो भी आपने अमेंडमेंट करनी है मुझे बता दें, हम अमेंडमेंट कर देते हैं। और स्पेशली ये कि गवर्नमेंट को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो मीडिया को डिक्टेट कर सके। अच्छा जो सर, मैं थोड़ा सा ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ और मैंने तकरीबन 20 साल इसमें गुजारे हैं। गुजारिश है कि जर्नलिस्टों के साथ तो हर दौर में मालकान से भी ज़्यादती हुकूमत से भी हुई, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं। हमें रेगुलर नहीं किया जाता। प्रिंट मीडिया में आज भी 40 साल से नौकरी है तो उसकी 30,000 सैलरी है। हमारा वेज वार्ड आज तक नाफिज नहीं हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, जिसे 4 हाई कोर्ट्स कर चुके हैं, आपकी पार्लियामेंट कर चुकी है, सेनेट कर चुकी है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दूसरा, ये जो एक र्यूमर्स है, ये जो बिल आ रहे हैं, इसमें यह है कि सोर्स बताएगा जर्नलिस्ट। क्या इसमें सच्चाई है मोहतरम? और एक बात ऐड कर दूं, फेक न्यूज़ से आपकी क्या मुराद है, उसको कैसे डिटरमिन करेंगे? देखिए, फेक न्यूज़ से ये मुराद है कि मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि 150 ट्रेंड्स पाकिस्तान, ये एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना ये सोशल मीडिया पे है। यहाँ पे तो देखें ना, हमारे जो टीवी हैं उनके ऊपर तो आप बैठे हुए हैं, आरफ हमीद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, न्यूज़ एडिटर बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें वेरीफाई करता है, वो चीज़ें करता है। फेक न्यूज़ में जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी खबर जो है वो चलाई दे देते हैं, उसके ऊपर चला देते हैं जिसका ना कोई सर है। मसलन मैं आपको अपनी टीवी पे भी होता है, मसलन मैं आपको बताऊं कि एक जो पिछले दिनों ये अभी अफगानिस्तान का क्राइसिस जो है वो अरूज के ऊपर, तो एक टीवी ने क्या किया कि एक खातून को बुला के कहा कि ये तर्जुमान है तहरीके इंसाफ की, और उन्होंने कहा कि ये तालिबान और हम मिलकर अगला जो है वो कश्मीर में हम जो है वो हम जहाद शुरू करेंगे। और वो अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों में तर्जुमान तहरीके इंसाफ के तौर के ऊपर वो सारी हेडलाइनें चल गई। अब आप मुझे बताएं उसके ऊपर जो है वो हम क्या करें?
और एक और बात, क्योंकि वक्त कम है, मेरी अर्ज ये है कि हमें अखलाकियात और कानून से बाला नहीं है जर्नलिस्ट। हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है टीवी पे बैठ के किसी की करैक्टर असैसिनेशन जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी नहीं। मैंने सिर्फ एक अर्ज किया है, जो आप सोर्स वाली बात सच है कि जर्नलिस्ट सोर्स बताने का पाबंद होगा? नहीं, कोई भी सोर्स तो नहीं बता सकता। सोर्स बता देगा तो फिर तो जर्नलिस्ट की कोई खबर तो वैसे चौधरी साहब मैं एक अर्ज करूं, सोशल मीडिया वाकई बेलगाम है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। इस पे कोई रुकावट कोई क्यों खड़ी करेगा? भाई मेरा कोई हक नहीं है। देखिए टीवी है ना, ब्यूरो चीफ एक रिपोर्टर देता है, साइमन एडिटर है, ब्यूरो चीफ है, न्यूज रूम में 5 लोग हैं, इसी तरह अखबारात में है। इसके लिए तो आपको करना चाहिए, लेकिन वेज वार्ड पे भी जरा कंसीडर करें और 1-2 मामलों में और करें, बाकी समझ तो तुसी गए होगे। तो सर मेरा भी एक कमेंट है, एक सोशल मीडिया जो है, ज़रा एक कमेंट ले लें, हम लोग अच्छे हैं बुरे हैं, चलें कहीं ना कहीं कोई इम्तहान पास किया है, कहीं मीडिया में बैठे हैं, अगर यहाँ पे गलत बात करूँगा कल मुझे यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह सोशल मीडिया, जिसके हाथ में मोबाइल आ जाए वो सोशल मीडिया, मैं एक सर्टिफाइड बंदा हूँ, हाउ यू आर, आप इन दोनों को इकट्ठा किस तरह कर रहे हैं? ये तो बड़ा हमने ये कर दिया है, मैस मीडिया अलग चीज़ है, सोशल मीडिया अलग चीज़ है। नहीं, वो उसकी जो डेफिनेशन है ना वो हमने चेंज की है। वो ये कही है कि इफ यू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू पब्लिक एट लार्ज यू आर मीडिया। सो अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर 500 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में खबर जो है वो शेयर करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप वो खबर जो है वो आपने डिसेमिनेट की है पूरे मीडिया को और पूरे पब्लिक एट लार्ज को, तो फिर आपको हम मीडिया के तौर के ऊपर ट्रीट करेंगे। और देखिए प्रॉब्लम ही इस वक्त ये आ रही है, जैसा भट्टी साहब ने पहले भी बात की, सोशल मीडिया के ऊपर कोई जब तक हम चेक नहीं लगाएंगे, फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है, फॉर्मल मीडिया का प्रॉब्लम नहीं है। ये वो तो शौकिया तौर के ऊपर जो है ना कुछ लोग ऐसे तनकीद शुरू हो गए, बट अनलेस हम फॉर्मल मीडिया को सोशल, और फिर देखिए मैं अब ऐसी मिसालें हैं, मैं आपको क्या मतलब दूं, मैं अगर आप एक मतलब टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो है, एक बच्चियां मैट्रिक की FA की बच्चियां स्कूल जा रही हैं, एक बंदे ने उनकी जो है वो वीडियो बना के डाली हुई है कि ये फलाने की बेटी है, फलाना मोहल्ला है, ये स्कूल जा रही है। अब देखें ये चाइनीज को या UK वालों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे और आपको पता है कि उनकी तो अगले दिन स्कूल बंद हो गया होगा। ये तो नहीं अलाउ किया जा सकता जो तमाशा लगा हुआ है कि ना किसी की प्राइवेसी राइट है, ना किसी का कोई जो है वो डेफेमेशन राइट है, ना किसी को इज्जत महफूज है। ये तो इसको तो देखना पड़ेगा। गोया इसमें आप जो है वो सिर्फ सोर्स का आप नहीं पूछ रहे, और लेकिन एक बात है चौधरी साहब कि अभी भट्टी साहब ने खबर दी कि जी मीटिंग हुई है, और मीटिंग जो है वो इन कैमरा थी, और वो ये थी कि मियाँ साहब को कहा गया कि जनाब आप हम इस तरह सियासत नहीं कर सकते, मैं ये खबर दे देता हूँ तो कल मैं गिरफ्त में आऊँगा, कहेंगे भाई सबूत लेके आओ। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ना ही हमने, देखें हुकूमत जो है ना, ये मीडिया जो कंप्लेंट बना रहे हैं हम या जो ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, ये इंडिविजुअल के राइट के ऊपर है कि वो राइट जो है वो आप। अच्छा चौधरी साहब, ऐसा सोशल मीडिया पे काम करे लोग आपको दुआएं देंगे, वहाँ किसी की भी इज्जत महफूज नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सोशल मीडिया गलत करता है, लेकिन मुझे भी के जर्नलिस्ट किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन का राइट नहीं है, सोशल मीडिया पे भी चेक होना चाहिए। आई थिंक ये जरूरी है। एक और आपने बड़ा अच्छा आज काम किया है, जो तारक मलिक साहब ने किया है, ये जो आपकी एक नई ऐप आई है, तो क्या ये चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं कि शुरू हो जाती है, पता नहीं कहाँ से अकाउंट बने होते हैं, हम कोई बात करते हैं आपके खिलाफ करते हैं तो कोई PTI के हामी हमें जो है रगेत देते हैं, PMLN वाले, इनको कोई पूछेगा? लास्ट सवाल चौधरी साहब। देखिए जी, बिल्कुल इसमें जो है वो जो इशू चल रहा है वो इसके ऊपर ही पूरी दुनिया में एक्चुअली इस वक्त एक मूवमेंट है। ये जो अभी हमने ये भी जो PMDA भी बनाया है, ये हमने 5 जुरिस्डिक्शन स्टडी की है, उनमें ऑस्ट्रेलियन जुरिस्डिक्शन है, उसमें ऑफकॉम है UK की, उसमें जो था वो कुआलालंपुर है, सिंगापुर है और इंडिया है। इंडिया का लॉ तो बहुत ही रिट्रोग्रेसिव है, लेकिन हमने ये सारी जुरिस्डिक्शन स्टडी की और हर जगह के ऊपर इस वक्त एक मूवमेंट चल रही है कि इसको हमने किस तरीके से जो है वो खत्म करना। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड यू एनलाइटेंड अस ऑन इश्यूज। नाज़रीन आपने देखा कि ये क्या है, बल्कि कानून भी आएगा तो देखेंगे, मगर ये सवाल तो थे। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत सी अहम खबरें हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब। हम पहले हिस्से में ज़रा सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं, बाद में इनकी जो एक और माहिराना राय हम लेंगे। जनरल साहब वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। मेरा एक तो ये है कि जो ये इंटरनल आप देख रहे हैं सियासत, वैसे तो ठहरी हुई है,
और आजकल एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज़ बातें कम हो रही हैं, आपको कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है जो रिक्वायर्ड है, जो हमारे हमसाये में हो रहा है उसको कोप करने के लिए? जनरल साहब जी देखिए, मैं आपको जानते हैं ना तो मैं इकनॉमिक का माहिर हूँ ना मैं पॉलिटिक्स का माहिर हूँ, लेकिन एक लेमैन के तौर पे जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि देखें, आप जितने मर्जी ये बता दें कि हमारे फिगर वर्क ये है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बड़ी अच्छी बातें हैं और ज़रूर किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया, कुछ इकनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र भी आ रही है, लेकिन दो तीन बातें ज़रा सोचने की हैं। पहली बात यह है कि आपका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इंसाफ का हाल आपको ना बताने की ज़रूरत है, ना मुझे बताने की ज़रूरत है, ना किसी और से पूछने की ज़रूरत है, बहुत रोज़े रोशन की तरह अया है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे जैसे गरीब मुल्क में, जबकि कह रहे हैं कि गुर्बत में और लोग भी चले गए हैं, उसमें आपने ये देखना होता है कि जो बुनियादी चीज़ आपकी स्टेपल फूड है, जिसको अगर मैं कहूँ रोटी, अगर वो 5 रुपए की थी और आज अगर 10 रुपए की है, तो आप मुझे जितना मर्जी बता दें कि हमने ये डॉलर कमा लिए और हमारे रिजर्व बढ़ गए और ये हो गया वो हो गया, मेरे भाई जब तक अगर आपने सबसे करना, ये जो खोले हैं ना लंगर खाने और ये बेनजीर सपोर्ट फंड का जो भी नाम रखा है, इन सबको लपेट दें, रोटी 5 रुपए की दोबारा कर दें, दाल और चीनी के रेट कम कर दें, उसको चाहे सब्सिडाइज आपको करना पड़े, पत्ती और घी कम कर दें, बस कुछ ना करें और अपना इंसाफ का निज़ाम ठीक कर दें, तो मैं कहूँगा कि हम कुछ ना कुछ। आपने एक इशारा किया है, मैं ज़रा उस पर बात कर लेता हूँ। अगर अफगान तालिबान की हुकूमत ने अफगानिस्तान में लोगों को इंसाफ दे दिया, लोगों को प्रोटेक्शन दे दी, लोगों को इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल कर लिया, तो फिर आप नहीं बच सकेंगे, आपकी जमहूरियत नहीं बच सकेगी। जमहूरियत को चमकाओ, जमहूरियत को ठीक करो, ये वावेला मचाने से नहीं कि जी जो यहाँ पर इंतहा पसंद आ जाएंगे, जो इंतहा पसंद नहीं आएंगे। यहाँ पर जब लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है या ईरान में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना के उठ खड़े होंगे, ज़बरदस्ती नहीं आएंगे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना के उठ खड़े होंगे कि आपके दाएं देखें क्या हो रहा है, बाएं देखें क्या हो रहा है और अपने गिरेबानों में देखें क्या हो रहा है। अच्छा जनरल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। यहाँ तो एलीट क्लास आके कैप्चर कर लेता है सब कुछ। आप कहते हैं जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गर्दिशी गर्दे हो गए। मेरे घर का बिल अगर 2000 आता है तो वो 5000 आ गया। मेरी गैस का बिल अगर 500 आता था तो वो 800 आ गया। मेरे इनकम 25000 थी तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो मैंने ये जीडीपी शीडीपी क्या करनी है? तो दूसरा जो आपने कहा, चले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाने, गुड गवर्नेंस के लिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तरीके इंसाफ में मुझे जो एक चीज़ का फुकदार लग रहा है मुल्क में, वो इंसाफ का लग रहा है। उसकी क्या वजूहात है? उसकी वजूहात अभी मैं आपको क्या बताऊं। उसकी वजूहात माशरती भी हैं और उसकी वजूहात गवर्नेंस से रिलेटेड भी हैं, और हमारा जो निज़ाम है सजाएं देने का, जो हमारे क़वानीन हालांकि मौजूद हैं लेकिन उनकी अमलदारी का ना होना यहाँ पर, और ये शुरू होता है बड़ों से। वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि फिश रॉट्स इन दी हेड। तो जब बड़ों में ये चीज़ हो कि जी आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, उसको पकड़ सकते हैं, उसको नहीं पकड़ सकते, फिर ऐसा ही होता है। और इसका कोई और इलाज नहीं है सिवाय इसके, या तो बड़े ठीक हो जाएं जिसका कोई इम्कान नहीं है, या फिर छोटे उठ को बड़ों को उतार के एक तरफ कर। अच्छा जनरल साहब, मैं एक सवाल आपके एक्सपीरियंस से करना चाह रहा हूँ, आपको एज ए पॉलिटिशियन। नहीं, मैं मुझे बल्कि आप इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बहस से जितनी जल्दी मैं आपकी माशाल्लाह वीएन से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मरियम ने कहा जी कौमी मुफाहमत, आप बतौर पाकिस्तानी आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा। इस कौम को, इस नेशन को कौन सी 1 2 3 चीज़ें चाहिए जिस पे ये कंसेंसस करें और आगे जाएं? वो क्या चीज़ है? हमने तो मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ सुनते कौमी मुफाहमत, ये क्या? मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ फंसे हुए हैं? मैं आपको बता देता हूँ 4 चीज़ें सिर्फ मैं आपको बताता हूँ। 5वीं छोटी है, 4 बड़ी हैं। नंबर 1, ये सब इकट्ठे बैठ के ये फैसले करें जिनका मैं भी जिक्र करने वाला हूँ। तमाम इंस्टीट्यूशंस ये फैसला करें कि हम अपनी हदूद में रहेंगे, अपनी हद पार नहीं करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही करेंगे। इसमें सिर्फ फौज शामिल नहीं है,
इसमें आपकी सुपीरियर जुडिशरी भी शामिल है, इसमें आपकी हुकूमत की मशीनरी भी शामिल है, तमाम इंस्टीट्यूशन की बात करूँ छोड़ दे एक तरफ। नंबर 2, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर इत्तेफाक करें कि हम मौरूसियत से जान छुड़ाएंगे। ये जो मेरे बच्चे और मेरी बच्ची और उसका पोता और उसकी नवासी, ये सियासत नहीं चल सकती। हम जमहूरियत लेकर आएंगे अपनी पार्टियों के अंदर। नंबर 3, लेटरल एंट्रीज सुपीरियर जुडिशरी में बैन करें। वो वकला जो कल किसी एक पार्टी के करता धरता होते हैं, वो परसों आके आपके सुपीरियर जुडिशरी में बैठ जाते हैं, वो कैसे फैसले कर सकते हैं? आपकी 98% जो जुडिशरी है वो लेटरल एंट्री पे बनी हुई है। वो जो बेचारे नीचे अपने रगड़ते रहते हैं गिट्टे और गोडे, और जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन जज पे जाके रिटायर हो जाते हैं। इसको ठीक करें। उसके बाद मीडिया, ये बात बंद करें कि जी अगर हम जो मर्जी बोलें, हमें ना पूछा जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पकड़ा जाएगा कि आपने ये खबर क्यों चलाई है, आपने बगैर तहकीक के ये बात क्यों की है। 4 चीज़ें मेरे भाई मैंने बोली हैं, और 5वीं सिर्फ जो हमने रिफॉर्म्स लेकर आनी है। ये 4 करके देख लें, सब 2-2 कदम पीछे हटें। ये मुल्क रॉकेट की तरह मान लेंगे। ये एक मिनट जनरल साहब, एक मफाहमत तो मौजूद है ना कि माँ सब ने खाना है, चाहे वो रियासत के किसी हिस्से पर भी बर्जमान है, वहां पर मफाहमत मौजूद है। जब तक ये मफाहमत नहीं टूटती, बाकी मेरे ख्याल में बेमानी होगी। मगर मैं पहले आपको एक शॉर्ट सुनवा लूं मोहतरमा मरियम नवाज साहब का, फिर आपका कमेंट लेता हूं। और ये जो मफाहमत हो चुकी है, खामोश कंसेंसस है, निकाल दो ना यार इस एक जरा सुनिएगा, सुनाइएगा। आज हमें मौका मिला है, हम आपसे पाकिस्तानी तो है अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा। जी सुनाएं जी। मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की जरूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें ना। यहाँ सियासत में मुजाहमत होती है, न मुफाहमत होती है, सियासत आइन के मुताबिक होती है। जल साहब, मेरा यही सवाल है, मफाहमत है यहाँ पे? 25 अरब मेरे जेब में डाल गया, मुझे पता ही नहीं लगा, उसमें सबकी मफाहमत है। और बाकी ये सारा ड्रामा जो है, मफाहमत होगी थी जनूबी अफ्रीका में, रोता रहा नेल्सन मंडेला, मर गया क्योंकि सारी शिकस्त होगी टेबल पर उसको। तो ये मफाहमत ये नहीं तोड़ते, माल खाना बंद नहीं करते कोई भी। देखें, अगर ऐसा रहे कि जो एलीट है, जिसको आप एलीट कैप्चर कह रहे थे भट्टी साहब, या कोई आपसे आप बात कर रहे थे, एलीट कैप्चर हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अगर एलीट ने अपने आप को ठीक ना किया, जिसमें शामिल हैं इंस्टीट्यूशंस के एलीट भी शामिल है, और पॉलिटिकल एलीट भी शामिल है, और ब्यूरोक्रेसी की एलीट भी शामिल है, और मीडिया की एलीट भी शामिल है, आप उनसे बाहर नहीं है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 1 दिहाई या 5 साल की बात है, लोग उठा के हम सबको फेंक देंगे और लोग इधर साहब अब आपके फेवरेट मौजूद की तरफ आ रहे हैं। इससे आपको आपने जो पहले हल 2-4 बताए थे, बीइंग ए पाकिस्तानी एक सिंपल, मेरे ख्याल में भी अगर हर अदारा अपनी हदूद में रहे, इख्तियार से तजावज़ ना करे, बीमार जर्नलिस्ट सबसे पहले मैं, तो ये माशरा बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट तो हुकूमत ने कराना है ना। ये मैं और आप तो अपना रोल अदा कर सकते हैं जितना है, लेकिन इम्प्लीमेंट का गवर्नमेंट कराएगी। इम्प्लीमेंट का वो पूछ रहे थे कि ये जो बड़े लोग हैं ये कैसे इस बात को मानेंगे, उसका पूरा खाका मेरे ज़हन में है। उसके लिए आप अलग से कभी प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि अभी आपका बहुत टाइम, चले ठीक है, अब टाइम कम है, तो मैं आता हूँ आपकी तरफ। सब आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, वो भी आपके एक्सपीरियंस से। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी कि हम बाज आए, हम अब हमारी नस्लें अब बाहर नहीं लड़ेंगी। मेरा आपसे सिंपल 2 सवाल हैं। पहले तो आप कितना समझते हैं, हाउ क्रेडिबल इज दिस स्टेटमेंट कि वाकई अमेरिका ने लर्न किया? नंबर 1। नंबर 2, जब मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 70 साल की देखता हूँ, मुझे 3 चीज़ें नज़र आती हैं: कोल्ड वॉर, जहाद अफगानिस्तान और वार अगेंस्ट टेरर। हम अमेरिका के साथ 70 साल बंधे रहे। अगर अमेरिकन वाकई इस वॉर से निकल गए, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फ्यूचर आपके निगाह में क्या आएगा फिर? लेकिन पहली बात जो आपने पूछी है कि क्या वो वाकई से सबक सीखेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। उसकी वजह यह है कि एक फ्रेज होता है अंग्रेजी का, मैन ऑन द हॉर्स बैक। जो शख्स घोड़े पे चढ़ा हो उसको पता नहीं चलता कि नीचे क्या हो रहा है। तो अभी तक वो घोड़े पर हैं, घोड़े से उतरे नहीं हैं। वरना सबक सीखना होता तो वियतनाम से सीख लेते, इराक से सीख लेते, और बहुत सबक सीखने के मौके थे। इससे भी वो सबक नहीं सीखेंगे, और ये आपको जल्दी पता चला। हाँ, अलबत्ता एक बात है, पैंतरा बदलेंगे, वापस आएंगे आपके पास कि छोटे भाईजान पाकिस्तान, आप दोबारा से हमारा साथ दें। हमने अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट का हम सोच रहे हैं, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सोच रहे हैं।
तो वो तो हम हार गए, ये वाला राउंड लेकर आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है जल्दी आप उनको एक दूसरी शक्ल में एक नया लबादा ओढ़कर इधर ही आते हुए दोबारा देखेंगे। तो ये आपका मतलब है कि रुपया रूप बदल के आएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? चलो अमेरिका ने समझा नहीं समझा, हमें तो कुछ समझ लेना चाहिए ना पिछले 20 सालों बाद भी। जी हमारी स्ट्रेटेजी मैं जवाब लेता हूं सर, एक ब्रेक मुझे क्विक लेनी है मेरे साथ, मैं आपके जवाब इस ब्रेक के बाद हम लेंगे। जी जी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। जी जनरल साहब योर आंसर प्लीज। जी मैं ये कह रहा था कि हमें एक सबक जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि जब हमें बड़े मुल्कों के रवैयों का पता चल जाए तो बार बार उसी गड्ढे में गिरने की क्या ज़रूरत है। मैंने भी अमरीकियों से डील किया हुआ है, आपको 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। पहली बात तो एक जनरल बात है कि आपकी इज्जत कोई उससे ज़्यादा नहीं करता जितनी कि आप अपनी खुद इज्जत करते हैं। अमरीकी उन कौमों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं जो खड़े होकर सीधा होकर बात करती हैं, जैसे तुर्की है, या हालांकि उनका वो उनके नेटो में भी है, लेकिन आप देखें कि जब वो खड़ा हो जाता है तो कहते हैं ठीक है जी आप ठीक कह रहे हैं। हम अगर खड़े हों तो बैठ जाते हैं, बैठे हों तो लेट जाते हैं, और लेटे हों तो फिर मैं आगे नहीं कहना चाहता। तो बात यह है कि जब तक आप वो हमीयत शो नहीं करते, अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते, हर बात उनकी, अभी मिसाल के तौर पे ये कुछ फौजी उनके यहाँ से होकर गुजरे हैं, कोई बात नहीं, एक लैंडिंग राइट मामूली सी बात थी, चले गए। आप कम से कम ये कहते हैं कि यूके साहब आपने हमें रेड लिस्ट में रखा हुआ है, तो वही लोग अभी इधर से उधर जा रहे हैं, आप फौरी तौर पे हमें रेड लिस्ट से निकालें ताकि हमारे लोगों के लिए भी कोई आसानी पैदा हो। कोई FATF की बात कर लेते, कोई और बात। ये जो है ना बिला मुआवजा की खिदमत, ये जैसे मैं ये मिसाल देना नहीं चाहता, हमारे गांव में नॉर्मली मरासियों में ये रिवाज होता है कि जी वो खिदमत करते हैं इसलिए आते कि हमें साल के बाद कोई गंदम मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा। यहाँ मिलता भी कुछ नहीं है, खिदमत भी हम करते हैं। जब तक आप इस मोड से निकलेंगे नहीं, अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचानेंगे, और ये जो एक बनाया एक है इसमें मसला है, वो मैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बंधा हुआ है हमें IMF, FATF, वर्ल्ड बैंक, और आप ये समझ रहे हैं कि आप इस बंधन से निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, परसों निकल जाएंगे, और इस चक्कर में आपने अपनी खारजा पॉलिसी को यरगमाल बना रखा है। अरे भाई आप नहीं निकल सकते इसमें से जब तक आप खुद खड़े ना होकर फैसला ना कर लें कि हमने निकलना है, कड़वा घूंट पीना है, बगैर IMF के हमने गुजारा करना है, और FATF जो भी कहता रहे हमने अपना काम करना है। अगर आप इस करने कभी कामयाब हो गए तो आप देखेंगे कि 3 से 4 साल में हम अपनी खारजा पॉलिसी भी खुद बनाने के अहल हो जाएंगे, और हमारी मईशत जो कि आर्टिफिशियली डाउन की गई है वो भी ठीक हो जाएगी। जनरल साहब आप ये चीज़ समझते हैं, हम समझते हैं, आम आदमी समझता है कि किसी भी कौम को, किसी भी सरबराह को मुल्क के वक़ार और अपने मुफाद में काम करना चाहिए। तो क्या वजह है आप ये जिन चीज़ों की आप निशानदेही कर रहे हैं, हमारे हक में वक्त अब सिविल और मिलिट्री एक पेज पे है, क्यों फिर ये फैसले बर वक्त क्यों नहीं हो पा रहे? इसका देखिए मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकता। एक चीज़ का मुझे इल्म है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपके नाज़रीन के सामने रख देता हूँ कि अमेरिका और जो बड़े मुल्क हैं उनकी मुख्तलिफ ताकतें हैं, जिसमें फ़ौजी ताकत है, इकनॉमिक ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है। एक ताकत जो सबसे बड़ी है इस वक्त, परसेप्शन मैनेजमेंट, आपके जहन को तब्दील करने की उनमें अहलियत है। तो वो ये हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पीछे एक कतार लगा देते हैं लोगों की, उनके गिर्द एक हिसार बना देते हैं लोगों का, जो उनको हर वक्त उनको फीड करते रहते हैं कि आप ये हैं, आप तो किसी काम के नहीं हैं, आपके तो घुटने लगे हुए हैं, आपकी तो मईशत डूबी हुई है, आपने ये किया तो ये हो जाएगा, डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं। शायद ये हमारे लोग उसके ज़ेर असर आ गए हैं। जनरल साहब ये तो जनरल साहब माफ़ी चाहता मलिक साहब, ये तो फिर हमारी नहल है ना कि हम उन लोगों पे वहाँ बैठा देते हैं जो अमेरिका की ब्रेन वॉशिंग में आ जाते हैं और पाकिस्तान के मुफाद में काम नहीं करते। ये इतनी एडवांस साइंस है भट्टी साहब, इतनी एडवांस साइंस है, अगर 2 बंदे आपके ऊपर काम करना शुरू कर देना, आप 5वें दिन आके इधर और किस्म की बातें करेंगे। इसमें कोई जहन भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए एक कौमी लेवल पे आपको अपना दिफा करना पड़ेगा और अपना कोई हिसार सही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत वल्नरेबल है। आप भी हैं, मैं भी हूँ। जनरल साहब मैं समझना चाह रहा हूँ कि इंटरनल प्रेशर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी दलेराना स्टेटमेंट दी थी कि एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो 10-12 दिन एक पाकिस्तान के लोगों में कॉन्फिडेंस आया, मतलब एक अपना एक जिस तरह आपने पहले कहा कि हमें कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए, तो हमने अगर इसको सही मैनेज नहीं किया, अगर हम बताते या उसकी क्यों नहीं हमने ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी? क्या हमने वाकई वही प्रेशर आप चले गए जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम नफ्सियाती तौर पर अपने आप को कमतर समझते हैं?
बस वो मुझे नहीं मालूम कि एडवाइजरी में कौन कौन शामिल है और क्या क्या सारे के सारे एडवाइज़र जो हैं वो सिंसियर हैं, क्या एडवाइज़र पाकिस्तानी हैं या किसी और मुल्क के हैं, या वो हमारा एजेंडा आगे कर रहे हैं या किसी और का एजेंडा आगे कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं। मैं आपको बड़ी बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर सबसे जो 30 मार खान ऑर्गेनाइजेशन है वो फौज है, अगर वहां पर आपको एक टॉप का जर्नल गद्दार मिल गया और एक ब्रिगेडियर साहब गद्दार मिल गए, तो आपका क्या ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस में नहीं होंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री में नहीं होंगे, हमारे मईशतदानों में नहीं होंगे? लेकिन उनको तो सजा भी होगी थी ना जनरल साहब, एक फांसी लग गए और एक अंदर चले गए जी, तो उनको हो गई ना, ऐसी सजाएं और भी चाहिए ना। बाकी जगहों पर तो ज्यादा इम्कान है। आपका क्या ख्याल है जो लोग ये बाहर मुख्तलिफ ड्यूटियां करते हैं और वहां पर शादियां करते हैं और डुअल नेशनलिटी रखते हैं, वो इस चीज से मुबर्रा होंगे? और पता लगाओ यार अपने रैंक्स में, अपनी लाइनों में गद्दार। जनरल साहब एक सवाल है, मैं चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, ये आपने बड़ी अहम की है। बहुत सारे अहम अफसरान है ब्यूरोक्रेसी में जिनकी डुअल नेशनलिटी है, क्यों हुकूमत फिर इस पे काम नहीं करती जबकि उन्हें पता उनका फ्यूचर और उनके बच्चे बाहर है? क्यों आंखें बंद किए हुए हैं हमारे हाकिम? ये सवाल तो हाकिमों से पूछे हैं, मतलब इसका मैं क्या जवाब दूं? लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, फौज में अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो तो वो लंदन के रेस्टोरेंट में बैठ के रोटी खा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता वो। फिर ये सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं हमारी सिविलियन लाइफ में जनरल साहब? बस फिर जो कुछ उसके नतायज हैं वो भी तो आपके सामने है ना। जिस किस्म के आपके रवैये हैं, जिस तरीके से आप लागू कर रहे हैं कानून को, जिस तरीके से आप इस्तिस्ना दे रहे हैं लोगों को, तो फिर आप भुगत भी तो रहे हैं ना। तो ये तो कोई किसी के समझने की बात है। अच्छा जनरल साहब, आप माशी माहिर नहीं है, मगर एक कंसर्न जो बन रहा है अफगानिस्तान के हवाले में, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उनकी इनकम $2 बिलियन है, उनकी इनकम समझ $2 है और उनके अखराजात 12 से 13 रुपए हैं। तो आप नहीं समझते कि तालिबान खुद बहुत बड़े प्रेशर में आ गए हैं? आप कह रहे हैं कि वो रोल मॉडल बन सकते हैं, किस तरह बनेंगे? जी मैं तो खैर अभी नहीं है, मैंने कहा कि रोल मॉडल बन सकते हैं, वो तो तब है ना अगर वो बने तो। वो तो मैंने एक मफरूज़े के तौर पे बात की थी। ये आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर बड़ा शदीद बहरान होगा, इकनॉमिक बहरान भी होगा, गवर्नेंस का बहरान भी होगा। जब साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा एनलाइटन किया और हमें करते रहते हैं बहुत, आप हमेशा हमें वक्त देते हैं। बड़ी साहब मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। आप बहुत दिनों से सवाल कर रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहे। 2-3 दिनों से हमारा शो जिस तरह चल रहा है, एक तो मैं इसी बात पे सवाल करता हूँ कि यार हम थले लगे हुए हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि मतलब आपके गिर्द बंदे लगा देते हैं और आपका परसेप्शन बना देते हैं। मैं जनरल साहब की बातों से इंप्रेस होता हूँ, बहुत कम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कादी साहब जैसे आप भी कहते हैं, जब तक आपने वर्ल्ड बैंक और IMF का तोक गले में डाला है ना, आप आज़ाद नहीं हो सकते। आपकी एलीट ने सब कुछ कैप्चर किया। आपको एक गुलामी, एक गले का सगल उतारना होगा, एलीट क्लास के गले में वो डालना होगा। जब तक आप IMF और वर्ल्ड बैंक से आज़ाद नहीं होंगे, अपनी पॉलिसियाँ खुद नहीं बनाएंगे, अपने मुल्क के वक़ार के लिए नहीं बनाएंगे, आम शहरी को उसके हुकूक देने के लिए नहीं बनाएंगे और चंद अशराफिया के लिए कानून और होगा, हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। शायद इससे पहले पिछले साल भी हम इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे और खुदा ना खास्ता अगले साल भी करें। हमें निज़ाम भी बदलना होगा और ख़ुद को भी बदलना होगा। मैं तो वैसे आपको एक बात बताऊं, आज हमारे इसमें रन डाउन में तो नहीं थी, मैंने जब तकरीर का एक हिस्सा सुना जो हम बयान नहीं कर सकते, मियां नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे, और गरीब का जो दर्द था, मुझे ऐसे लगता था कि कहीं इन पे ज़कात ही ना लग जाए। कि मतलब ये लोग जब कहते हैं कि अवाम भूखे मर गए हैं, देखें 21 करोड़ लोग है। अच्छा क्या आप ना मुझे छेड़ने से बाद नहीं आते मलक साहब। आप मियां नवाज शरीफ साहब का मैंने जाती उम्र अंदर से पूरा देखा और मेरी एक ख्वाहिश है आप एक दफ़ा पूरा अंदर से जाती उम्र देख के आए और मियां साहब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जहां बाहर रहते हैं, जितना एक वक्त का खाना खाते हैं, जितना गांव पे खर्चा आता है, वो आपके मुल्क के 50,000 खानदानों के लिए एक साल के लिए काफी है। वो तो उनके लिए यार जाती उम्र देखा आपने? अच्छा मलिक साहब, जो बंदा 750 एकड़ में रहता हो, उसके घर में नलके की एक टूटी लाख रुपए से ऊपर लगी हो, शर्म की बात। मलिक साहब उसे मेरा आपका और वो एक कमेंट हम हैं गरीबों के नुमाइंदे तीनों, हमारा किसी मैं उसी की बात कर रहा हूं। आप पाकिस्तानी की भी बात कर लें, हो गया नवाज शरीफ 22% कर्जा बढ़ गया आपका,
सिर्फ 2 साल में 22%। और अगली सुन लें, डॉलर के 170 अपना 67 पे जाने पे हमारा जो टोटल गैर मुल्की लोन था वो 100 बिलियन से 122 बिलियन चला गया। आम आदमी की ये कहानी है बस। कर्जा जब भी डॉलर बढ़ेगा कर्जा बढ़ेगा, वो तो कॉमन वो बेचारा मारा गया। लेकिन मुझे गरीब आदमी बताए ना उसके लिए क्या करते हैं आप? ये तो गरीब मायूसी के अलावा कुछ नहीं। मुझे ये बताएं कि जब आपकी हम इस हुकूमत की वजह से कर्जे के नीचे आए, नहीं सारे सुने ना, नवाज शरीफ की वजह से आए, बेनजीर की 1980 जियाउल हक ने 6.5 भुट्टो छोड़ के गया था 6.25 बिलियन डॉलर, जियाउल हक ने 12 बिलियन डॉलर का डाला, ये उसके सारे जो है उसके फ्रंट मैन थे। फिर आके कहते हैं गुर्बत बड़ी बढ़ गई। मियां साहब कह रहे हैं गुर्बत बढ़ गई है, और कोई शर्म। कादी साहब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इसके बाद नहीं। आप नवाज शरीफ साहब से पूछें कि 20 साल पहले 25-30 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी, आज कितनी है, अंदाजा हो जाएगा आपको गुर्बत बढ़ी है। मैं उनका जवाब, हीरे जोहरात उनका महलात बढ़े, उनका जवाब आ गया। हीरे जोहरात के महलात, मैं हीरे जोहरात नहीं कह रहा, महलात कह रहा हूं। उनका जवाब आ गया है कि अगर मेरी आमदनी मेरे सोर्सेस से ज्यादा है तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? 3 वक्त के प्राइम मिनिस्टर है। छोड़ें, मेरे खबर पे आता हूँ। ये मरियम क्यों कह रही हैं कि जी अब अच्छा वक्त आने वाला है, हमारी मफामत हो गई है? इनको कौन सा सबज बाग दिखाया गया है? मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ इन्हें खुशफहमी है। इलेक्शन 23 में ही होंगे, जो 8-6 महीने पहले कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मर्जी से। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्करों का खून गर्म करने के लिए ये गुफ्तगू कर रही हैं। और मरियम साहब को भी पता है कि फ़िलहाल टोटल उनके तमाम हुकूमत गिराने के दावे, पीटीए की हुकूमत गिराने के दावे ज़मीन बोझ हो चुके हैं। इस्तीफे से लेके धरना, धरने से लेके लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च से लेके जलसा, जलसे से लेके सिलेक्टर फलां डिम्क। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा के पास अब इस किस्म की गुफ्तगू करने के अलावा कुछ नहीं रहा। 2 सवाल आपसे, एक तो क्या पार्टी में वो बगावत हो रही है, दूसरा शेख रशीद साहब और इवन फवाद चौधरी साहब जो वो भी कह रहे थे, कहीं उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन से पहले इनकी लीडरशिप इनके केसेस की वजह से अंदर होगी। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, वो तो मेरा बड़ा बिटवीन देखे, दोनों बड़े तेज़ आदमी हैं। शेख रशीद मेरा हाल पाकिस्तान की कोई मिनिस्ट्री नहीं उन्होंने की, बड़ा तरीके से उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने कहा अगले जो 2 साल हैं वैसे भी नैब के केसेस चलेंगे तो सारे नाअहल हो जाएंगे। बात उन्होंने एज ए फैक्ट नहीं की, मगर बात उन्होंने कर दी जो करनी थी। अब इसी तरह अपने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब आप किस चक्कर में फंसे, वकीलों के पास जाएँ, अपने केसेस ख़त्म कराएं, आप सियासत कर रहे हैं। तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। जो मेरे हिसाब से एक पाकिस्तानी किसी से मैं बात कर रहा हूँ, मसला ये है कि ये हुकूमत पॉपुलर नहीं, आप माने या ना माने, इनको महंगाई खा गई, आम बंदा किधर जाए, और वो जो है वो नाअहल साफ होते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो बचेंगे। अगले प्राइम मिनिस्टर तो मुझे वो मेरा ख्याल है, मेरा जो कमेंट है जो दोनों आपके लिए, मुझे लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन है, मुझे समझ लगता पाकिस्तानियों के लिए कोई उसमें एक्साइटमेंट मुझे नजर नहीं आ रही, जोश नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई होप नजर नहीं आ रहा। आप ये बता दें, चलिए अब तारीख में न जाया करें ना, हम तारीख के तालिब इल्म में यहाँ नहीं होता, हम साफ ही हैं। वैसे मैं पूछ लेता हूँ, 70 के अलावा कौन सा एक्साइटमेंट का इलेक्शन था? सेम है, एक्शन ही प्ले हो रहा है, कुछ देखिए मलक साहब, हर लोग पीछे हो गए नहीं, जो जीत जाता है उसके लिए मौजे ही मौजे, जो हार जाता है। साहब आपकी बात, हम तो नुमाइंदे आवाम के हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा भट्टी साहब, मैं किस्मत का फैसला इन इलेक्शनों ने नहीं करना। जब आपके पास दयानतदार मुहिब्बे वतन क़यादत आ गई, ब्यूरोक्रेसी आ गई, आपके तब हालात होंगे। अल्लाह आपका भला करे, ऐसी क़यादत लाए ना, या अशराफिया की जिंदगी सुधर सकती है या आम शहरी की। कराची आपकी माशी जान है, आपकी जो जान है ना, आपका खून कराची में, आधा कराची में बिजली नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? बच्चों वाली माशी जान है तो पिछले जो इतने साल 50 साल से हुकूमत कर रहे हैं वो जवाब दें, क्यों नहीं है भाई? कहते हैं हमने 22 साल तैयारी करके आए, बादशाह आदमी। मलिक साहब एक बात बताएं कि ये 3 साल मुकाबला 35 साल, वो भी गलत कैसे करेंगे आप? इसीलिए यार मुझे बताएं ना, वो कराची की मलक साहब बात कर रहे हैं यार, 13 साल पीपल्स पार्टी को वहां हो गए, 13 साल। इससे पहले 2 दफा मोहतरमा की रही, उसके बाद भी अगर कराची में लाइट नहीं है तो क्या सारा 3 साल इसमें डाल देना, बाकी कुछ नहीं? नहीं, मैं वजाहत कर देता हूँ कादी साहब कि हमने ठेके दे के किक बैकें लेनी थी, हमने ये नहीं देखा कि ट्रांसमिशन लाइन भी है नहीं। मैं आपको जवाब देता हूँ, कादी साहब मेरी धारणा, क्या इमरान खान की कादी साहब मेरी सबमिशन है, जब बोरीबंद लाशें थी, क्या इमरान खान की हुकूमत थी? जब एक काल पे पूरा कराची बंद हो जाता था, इमरान खान की हुकूमत थी। चाइना कटिंग से खरबों रुपए कमा लिए गए, वो इमरान खान की हुकूमत थी। मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक है, मिट्टी ढोने वालों के माल बन गए इमरान खान की हुकूमत। मैं उन लोगों को जानता हूं मलक साहब जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, बाहर
लंदन और दुबई में प्लाजे हैं। ठीक है, क्या ये लुटेरे हैं हमारे? ये लुटेरे हैं। मेरी आपसे कोई बहस नहीं। इस घर को आपने कहा था चिरागों को गुल करो। आपने कहा था जब बिजली का महंगा होता है ना रेट तो वजीर आज़म आपका करप्ट होता है, जब आपके डॉलर रुपए जाते हैं तो पैसे इनकी जेब में जाते हैं। मेरे वो सवाल है, वो तो गलत है, चले गए, कहानी खत्म हो गई यार। नहीं, उनसे पैसे 2018 में कराची की सड़कें सारी पक्की थी, अंडर ब्रिज तक तालीम ठीक थी, तो फिर मैं कहूँगा हाँ, लिहाजा मैं सारे 50 सालों का गंदे मैं ये कहता हूँ इन्हें करना चाहिए। सरप्लस बिजली है यार आपके पास, खुदा का खौफ है। चैलेंज बैड गवर्नर है इमरान खान साहब के दो चैलेंज है। इस बात का पता है कि सरप्लस बिजली है पाकिस्तान के पास, और सबसे ये बात मेरे घर में लोड शेडिंग ये बात सरप्लस बन रही थी तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को पता नहीं था कि तारे में बिछानी है या किक बैक ही लेनी है। 3 साल शर्म आनी चाहिए यार, मुझे बताएं कि उस पर जल्दी जल्दी, और हाई कोर्ट में कहा कि ये मुआहिदा हम नहीं ला सकते, चीन और हमारे तल्लुकात खराब हो जाएंगे, पैसे हमारे तल्लुकात खराब हो जाएंगे। कौमी राज क्या है? किक बैक खान देने। ये था हमारा आज का शो, इजाजत दीजिए, बात करते रहेंगे, सुनते हैं ना सुने, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।